नमस्कार, स्वागत है आप सबका साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा है 9th 11th का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से मिलता जुलता ही आया है। तो 9th का अगर आप पिछले साल का पेपर कर लेते हो उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी पेपर करने में। तो पिछला साल का पेपर है हल किया हुआ, आप sciencehariana.com से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? बच्चों, एक गाड़ी का ओडोमीटर मापता है गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी की चाल। ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। फिर कह रहा हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन पिछले साल का, एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है पेपर करने का। अगला क्वेश्चन देखें, वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाया गया है। आइए थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। वेग और समय के बीच में ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ के बीच से अगर आप कोई भी क्षेत्रफल मापते हो वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन मापता है। वैसे अगर ये चाल दूरी ग्राफ होता, वेग की जगह क्या होता? चाल होता। चाल समय ग्राफ होता तो ये तय की गई दूरी मापता, क्योंकि इसने वेग कहा है, वेग तो ये विस्थापन मापता है। अगला प्रश्न देखें बच्चे, वस्तु द्वारा अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते 2-3 प्रश्न और करवाऊंगा मैं। गति की अवस्था में परिवर्तन करने के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व। देखो, कोई चीज़ ना तो चलती चीज़ चलते रहना चाहती है, रुकी हुई चीज़ रुके रहना चाहती है, उसके इस गुण को क्या कहा गया है? जड़त्व। अब कई क्वेश्चन है, जैसे 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व ज़्यादा होगा या 1 रुपए के सिक्के का? तो 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व ज़्यादा होगा। जड़त्व सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्भर करता है, वो है वस्तु का भार या द्रव्यमान, सही कहें तो कार का जड़त्व ज़्यादा होगा, साइकिल का जड़त्व कम होगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न आने हैं, तो जड़त्व से मिलते जुलते और 2-3 प्रश्न हैं। बस जड़त्व पता होना चाहिए कि कोई चीज़ चलती है तो चलते रहना चाहती है, रुकी चीज़ रुके रहना चाहती है। जैसे पंखा हम बंद कर देते हैं तो पंखा थोड़ी देर चलता रहता है जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न देखें, बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक है न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। तो एक मात्रक का प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो सेट एग्जाम हो चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। तो जैसे कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन बल वाले पार्ट में हमारे पास एक और प्रश्न जो बनता है वो है संवेग का मात्रक। बल वाले पार्ट में और कोई क्वांटिटी या भौतिक राशि हमें नहीं मिली, तो क्योंकि एक प्रश्न ये वाला इससे मिलता जुलता बल वाले पार्ट से ही आना है। तो संवेग का मात्रक या संवेग को मापते हैं। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना में वेग, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और CGS मात्रक भी थोड़ा सा ध्यान रख लें, डायन होता है। चलो जरूरत नहीं है, वो 11वीं कक्षा में जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न 5वां देखो, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का क्या होगा? 1/6। इसी प्रश्न को बल्कि आसान रूप में वो क्या कहेगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मुकाबले में कितना है? तो 6वां हिस्सा है। बच्चों, भार कम हो जाता है चंद्रमा पर जाके, परंतु ये बात याद रखें कि द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 किलोग्राम चीज द्रव्यमान, चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या होगा? 1 किलोग्राम ही होगा। किस में फर्क पड़ता है? भार में। और भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। भार को न्यूटन में मापते हैं। तो एक जो मिलता जुलता प्रश्न कर लिया। फिर दोबारा सुन ले, चंद्रमा पर भार, ये बहुत जरूरी बात है बच्चों। अगर ये प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो चंद्रमा पर चले जाएं चाहे पृथ्वी पर। किस पे फर्क पड़ता है? भार पे। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा का, अगर पृथ्वी का g है तो चंद्रमा का कितना है? g/6। इसलिए भार भी 6 गुना कम हो जाता है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है वो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60
बार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर क्या होगा, तो आपको 6 से भाग करनी होगी, 10 न्यूटन आ जाएगा उसको उत्तर। तो मिलते जुलते प्रश्न थोड़े से करवा दिए मैंने, इनमें से आ जाएगा। गारंटी है बच्चों इस बात की कि अगर ये बात आपको पता है कि भार और द्रव्यमान, तो आप प्रश्न पेपर का कर सकोगे। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्व बल। तो एक इससे मिलता जुलता कि प्रश्न कि जब वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है, तो त्वरण जब वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है फ्री फॉल, तो उसके अंदर त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ये कोई भी वस्तु हम छोड़ें और पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती है तो उसके अंदर त्वरण 9.8 होता है। और किसके कारण वो गिरती है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। समझ आ रहा है बच्चों, एक बार वीडियो 1 या 2 बार देखोगे तो लगभग सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें बच्चे, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। चलती साइकिल के पास कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब इससे मिलता जुलता प्रश्न क्या बन सकता है कि स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, खींचे हुए स्प्रिंग या दबाए हुए स्प्रिंग, रबड़ या बांध में रुका हुआ पानी। बस 3 ही प्रश्न बन सकते हैं इससे मिलते जुलते। बांध में रुका पानी, इन तीनों में जो होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। बच्चों याद रह जाएगा, किसी भी वस्तु के अंदर उसके आकार खिंचाव के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलती चीज के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से मिलता जुलता प्रश्न आपने कर लिया। अगला ध्वनि पाठ से 2 प्रश्न आएंगे एक नंबर के, तो थोड़ा मुश्किल है ध्वनि पाठ, लेकिन फिर भी चलो इससे मिलते जुलते करवा देंगे आपको। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ठोसों में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठोसों में ध्वनि सबसे अधिक गति से चलती है। तो इन सब में ठोस कौन है, लोहा। तो लोहे में ध्वनि की वेग सबसे अधिक होगा। वो कम पूछ सकता है, तो सबसे कम किस में होगा, वायु। ठीक है, और तीसरी बात जो इससे मिलती जुलती पता होनी ही चाहिए हर बच्चे को कि निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, यानी कि जहाँ हवा भी ना हो, जैसे कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर क्या है, हवा ही नहीं है, निर्वात है। तो इससे मिलती जुलती बात ये है कि ठोसों में सबसे अधिक गति होती है, द्रवों में उससे कम, और सबसे कम गति किसमें होती है, गैसों में। और जहाँ गैस भी ना हो तो ध्वनि चलती ही नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें बच्चे, 9वां प्रश्न, एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। बच्चों ये देखो आवर्ती कैसे होती है कि कोई घटना 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, कोई घटना 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, वो क्या कहलाती है, आवर्ती। जैसे हमारे कान कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। एक इससे मिलती जुलती बात आपको पता होनी चाहिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, आवर्ती का बिल्कुल उल्टा। एक दोलन को एक पूरा होने में लगने वाला समय, एक दोलन को पूरा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो आवर्ती और आवर्तकाल कैसे संबंधित हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर एक चीज दे रखी हो तो उसका उल्टा कर दोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा। आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा बेटे वीडियो, फिर जाके समझ आएंगी बातें, याद हो जाएंगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये गाइड में भी प्रश्न गलत दे रखा है, इसका जवाब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव तथा गैस दोनों में होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही जल सिर्फ वाष्प अवस्था में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम होते ही जल किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। इससे मिलता जुलता प्रश्न कौन सा बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर
जल किस अवस्था में होगा? बर्फ, ठोस प्लस द्रव। 0 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होगा? ठोस प्लस द्रव। कोई सोचता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ जम जाएगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों अवस्था, 0 डिग्री सेल्सियस से कम जाते ही बर्फ बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? बच्चों पता है पदार्थ किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे कणों से बना हो। तो इन तीनों में से कौन से, तीनों चीजें कणों से बनी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो गए? पदार्थ हो गए। अब इससे मिलता जुलता प्रश्न क्या बनेगा कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? ये तो पदार्थ है, जैसे ध्वनि, हवा, खुशबू, कुर्सी, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो ध्वनि पदार्थ नहीं है, ठीक है। हवा भी पदार्थ है क्योंकि वो भी कणों से बनी है, खुशबू भी पदार्थ है क्योंकि उसमें भी खुशबू के कण है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश इसमें से गुजरता है तो फैल जाता है। तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा? दूध व स्टार्च विलयन दोनों। जो 4 ऑप्शन थे उसमें चारों में से दही से मक्खन पृथक करने की विधि कौन सी है? तो एक प्रश्न ये आएगा ही आएगा पृथक करने का। वैसे मैंने नोट्स दे रखे हैं जिनमें मैंने सिर्फ इसी बात पे जोर दिया है कि पृथक्करण की विधियों पर। जैसे रंगों को अलग करने की विधि कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा 2 ठोस वस्तुएं जिनका जो एक वाष्पित हो जाती है एक वाष्पित नहीं होती, उसके लिए उद्धर्वपातन विधि है। और एक विधि है हमारे पास जिसमें 2 द्रव अघुलनशील द्रवों को अलग करते हैं घनत्व के आधार पर पृथक्करण कीप के द्वारा। तो ये 4-5 विधियां हैं, इनमें से एक विधि आएगी याद कर लें। बेरियम का प्रतीक Ba है, तो मैंने काफ़ी याद करवाए हैं। ऑक्सीजन का O है, ऐसे एक प्रतीक याद कर लेना। एक प्रश्न आएगा परमाणु द्रव्यमान का, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। U ना लिखा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। एक परमाणु के द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16U है। इससे मिलते जुलते 3 याद करने हैं आपने, उन तीनों में से कोई आ जाएगा। वो 3 कौन से हैं? कार्बन का है 12U, हाइड्रोजन का है 1U और हीलियम का है 4U। वैसे नाइट्रोजन भी काफ़ी मशहूर है 14U। तो इनमें से चारों में से कोई ना कोई पेपर में आपको मिलेगा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। एक प्रश्न मोल का आना ही आना है। तो 1 मोल किसी पदार्थ का कितनी संख्या है? 6.022 गुना 10 की घात 23। इसको 1 मोल संख्या कहते हैं। जैसे 1 दर्जन 12 केले होते हैं ना, तो 1 मोल जो होता है इतनी बड़ी संख्या है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 1 नंबर का प्रश्न इससे आएगा, इसको एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या। इस संख्या का क्या नाम? एवोगैड्रो संख्या कहे तो आपने ये संख्या लिख देनी है 6.022 गुना 10 की घात 23। परमाणु के अपरमाणु कण कौन से हैं? कितने मिनट हो गए? 13 मिनट हो गए बच्चों। 25 मिनट तक का वीडियो, शायद 35 क्वेश्चन करवाऊँ 1-1 नंबर वाले। अगले वीडियो में मैं तुम्हें 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले प्रश्न करवा दूँगा। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, 13-14 मिनट हो चुके हैं। परमाणु के अपरमाणु कण कौन से हैं? तो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण कौन? तो परमाणु देखो कैसे होता है। एक होता है नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ चक्कर कौन काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों कण किस में पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर। यहाँ वो कैसे प्रश्न को तब्दील करेगा? नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो बच्चों ये 35 प्रश्न नहीं करवाए, मैंने करवा दिए 70 प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि 1-1 प्रश्न के साथ मिलता जुलता 1-2 प्रश्न कर रहे हैं हम, जो कि बहुत फायदा देने वाले हैं। तो परमाणु का अपरमाणु कण है उपरोक्त सभी। नाभिक के अंदर कौन कौन पाया जाता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं चारों। ये याद रख लोगे। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका के पार्ट के बड़े अच्छे प्रश्न हैं। कब हुई? 1665 में हुई। और किस में? कॉर्क की छाल में। इससे मिलते जुलते प्रश्न ईस्वी में कॉर्क वृक्ष की छाल के अंदर सूक्ष्मदर्शी से की रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो वो सारी जुड़ी प्याज की झिल्ली में देखा, सारी एक जैसी थी। तो कोशिका पार्ट से बहुत सारे प्रश्न हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक,
यूकैरियोटिक जीव जो शुरुआती जीव थे जिनमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते, अंगक, कोशिकांग। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में तो इससे मिलता जुलता कोशिका का बिजली घर पूछ सकते हैं वो। कोशिका बिजली घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर कौन है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। ये 2-3 प्रश्न साथ मिलते जुलते अपन कर लिए, इनमें से आ जाएगा प्रश्न पक्का। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? ये आप देखना बच्चों, ढूंढना किताब में, SER, RER, ठीक है। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो पेशीय उत्तक। उत्तक पाठ सबसे ज़्यादा अंकों का पाठ है हमारे लिए। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आना है और 1 नंबर का एक प्रश्न भी आना है। तो सारा पाठ पढ़ोगे तो जाके 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो। पेशीय उत्तक गति के लिए उत्तरदायी है। दिमाग के लिए तंत्रिका। एक संयोजी उत्तक कौन सा है? रक्त हमारा संयोजी उत्तक है एक। और बहुत सारे उत्तक, कम से कम 10-12 तरह के उत्तक हैं बच्चों, पढ़ लेना। 1 नंबर लेना है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। ऑर्थोपोडा जीव हैं, तो इस पाठ से भी 3 नंबर का प्रश्न आना है। ऑर्थोपोडा जीव बिच्छू हैं, सबसे बड़ा संघ है ये। तितली, मक्खी सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। ये जो जीव संघ हमने बांटे हुए, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऐसे भी पूछ सकता है वो प्रश्न भी, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा। पेरिफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। पेरिफेरा कौन से होते हैं? छिद्रयुक्त जीवधारी। इनके नाम थोड़े पता होने चाहिए। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। बच्चों वैसे सरीसृप जो होते हैं त्रिकक्षीय होते हैं और मछलियाँ द्विकक्षीय होती हैं, लेकिन मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जो 4 कक्षीय है, इसलिए याद रखना इससे मिलते जुलते, ठीक है। सरीसृप ज़्यादातर किस में आते हैं? 3 कक्षीय होते हैं उनका हृदय, और ये समतापी होते हैं, विषमतापी होते हैं, सॉरी। अगला, संक्रामक रोग फैलता है किसके द्वारा? जल द्वारा। संक्रामक रोग, फैलने वाले रोग। तो ऐसे भी कह सकते हैं इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? शुगर, कैंसर, चेचक, उपरोक्त सभी। तो चेचक ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग है। पीलिया संक्रामक रोग है, फैलने वाले रोग हैं जो। डेंगू फैलने वाला रोग है। कोरोना फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी तरीके से फैलते नहीं हैं, जैसे शुगर, BP, डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारे जीवन बीमारियां हैं जो एक को हो तो दूसरे को जरूरी नहीं हो ही हो, ठीक है, उनको कहते हैं असंक्रामक रोग। 24 प्रश्न हो गए बच्चों अपने। एड्स का कारक है विषाणु, तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। मलेरिया किस वजह से होता है? इस तरह के 2-3 प्रश्न हैं बच्चों अपने। परजीवी कौन से जीवी की वजह से? मलेरिया। और 2-3 प्रश्न यहाँ है याद करने वाले हैं। एड्स का कारक है विषाणु। HIV एड्स, ह्यूमन, कई बार HIV की फुल फॉर्म भी आई हुई है, ह्यूमन इम्यूनिटी। HIV होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, विषाणु की वजह से होता है। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है। इससे मिलता जुलता प्रश्न क्या आ जाएगा? 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, ठीक है। नोट्स ये आपको sciencerena.com से, बाकी पाठों के भी डाउनलोड कर सकते हो। निम्नलिखित में किस में कार्बन पाया जाता है? तो कार्बन की जगह हो सकता है प्रश्न आ जाए नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन के अंदर भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कार्बन है, वसा तो उपरोक्त सभी। बेटे श्योर नहीं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस बच्चों जो गैस पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, गर्म रखती है पृथ्वी को, तो CO2 गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। इसके अलावा मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है, अगर ऑप्शन में ना हो तो। अच्छा, मैं इससे मिलता जुलता प्रश्न देखो क्या बड़ा बढ़िया याद आया बच्चों कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? O3, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ओजोन। इसे मिलता जुलता ही प्रश्न है, ये आ सकता है कि पृथ्वी पर आने के लिए पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन गैस रोकती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस या पौधा घर गैस। 28 प्रश्न हो गए, 35 ही प्रश्न कराऊंगा।
निम्न में से किससे प्रोटीन प्राप्त होता है? उड़द, चना, मटर, उपरोक्त सभी। तो दालों से बच्चों, चने से प्रोटीन प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पता होने चाहिए। पता है किसी को कार्बोहाइड्रेट का स्रोत? चीनी, आलू, चावल, ये किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के। वसा के स्रोत कौन से होते हैं? तैलीय चीज़ें, मूंगफली का तेल, घी, ठीक है। तो जो तेलीय चीज़ें हैं वो वसा का स्रोत होती हैं, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल। तो एक प्रश्न इससे मिलता जुलता 3 करवा दिए मैंने। प्रोटीन का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत दोबारा बता देता हूँ, आलू, चीनी, चावल, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। वसा का स्रोत कौन कौन से हैं? वसा के स्रोत हो जाएंगे हमारे मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, कोई भी तेल, घी, देसी घी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? रेड सिंधी। रेड सिंधी 4 ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। न्यू जर्सी, ऐसे 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो रेड सिंधी जो है, और एक साहीवाल है जो भारत की, ये भारतीय नस्ल की गाय है, साहीवाल। तो अगर रेड सिंधी ना दिया हुआ तो साहीवाल याद रख लेना। अब इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और बताता हूँ। अंडे देने के लिए कौन से मुर्गे का उपयोग होता है? ब्रोलर कहते हैं, जिससे हम लेयर मुर्गी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? लेयर। और मांस प्राप्त करने के लिए कौन से मुर्गे का उपयोग होता है? उसको कहते हैं ब्रोलर। भोजन में अंडे देने वाले जो मुर्गा होता है उसके भोजन में कौन सा पदार्थ अधिक होना चाहिए? विटामिन के, ठीक है, और प्रोटीन अधिक होना चाहिए। ब्रोलर मुर्गे के लिए, जिसे हमने मांस प्राप्त करना है, उसके भोजन में वसा अधिक डालनी पड़ेगी ताकि वो मोटा ताज़ा हो जाए, उसका मांस खाना होता है। चलिए प्रश्न 30 प्रश्न आएंगे। अच्छा 35 नहीं आएंगे, 30 प्रश्न आने हैं हमारे एक एक नंबर के। 30 के मैंने 60-70 प्रश्न करवा दिए। इससे मिलते जुलते 20 मिनट का वीडियो बना है। अगला वीडियो 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्नों का करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, करना है तो बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू बच्चों।